Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम आयुर्वेद में रिसर्च मतलब अनुसंधान के जो अलग अलग तरीके हैं उनकी थोड़ी गहराई में उतरेंगे जी। समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद का ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है ये आज के जमाने में कैसे मान्य होता है, कैसे आगे बढ़ता है। शास्त्रों से लेकर मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम्स तक ये सफर कैसा है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के केंद्र में जाहिर है आयुर्वेद का वो मूल सिद्धांत रहेगा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जी, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का निवारण करना। हाँ, और हमारी आज की ये जो पड़ताल है इसका मकसद असल में यही देखना है कि रिसर्च के ये जो अलग अलग प्रकार हैं वो आयुर्वेद के इस बुनियादी लक्ष्य को पाने में कैसे मदद करते हैं। अच्छा। हम रिसर्च के वर्गीकरणों को समझेंगे, जैसे प्राइमरी बनाम सेकेंडरी रिसर्च मतलब नई जानकारी जुटाना या पुरानी को परखना, बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड है, ट्रांसलेशनल है, हाँ, और भी कई हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, जो ढांचे हैं, उनकी क्या भूमिका है। भविष्य का रास्ता क्या दिखता है 2030 से 2047 तक। और हाँ, टेक्नोलॉजी तकनीक का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अच्छा। और ये भी कि छात्र आज कैसे AI की मदद से पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए फिर आयुर्वेद के संदर्भ में रिसर्च के 5 मुख्य वर्गीकरणों को समझने से शुरू करते हैं। जरूर। पहला आपने कहा प्राथमिक बनाम द्वितीयक रिसर्च, फिर है बुनियादी, अनुप्रयुक्त और ट्रांसलेशनल। जी। तीसरा गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित विधियां। चौथा पर्यवेक्षणीय बनाम अंतःक्षेपणीय। और पांचवा वर्णनात्मक बनाम विश्लेषणात्मक। हाँ। और हम ये भी देखेंगे कि ये तरीके WHO और भारत सरकार की नीतियों से कैसे जुड़ते हैं। कुछ व्यवहारिक उदाहरण लेंगे, भविष्य की झलक, और हाँ, वो 90 दिन वाली चेकलिस्ट पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी यानी प्राथमिक बनाम सेकेंडरी यानी द्वितीय रिसर्च की। हाँ। इसे ऐसी समझ लीजिए कि प्राथमिक रिसर्च यानी जैसे आप रसोई में जाकर बिल्कुल नई डिश बना रहे हैं, अपनी सामग्री से, अपने तरीके से। अच्छा। आप नया डेटा बना रहे हैं। बिल्कुल नया। तो आयुर्वेद में ऐसी नई डिश बनाने वाली रिसर्च के कुछ उदाहरण क्या होंगे? कई हैं, जैसे वो जो हल्के से मध्यम कोविड-19 मामले थे। हाँ, सुना है। उनमें स्टैंडर्ड इलाज के साथ AIUH64 दवा को जोड़कर देखना। इस पर बड़े रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स मतलब RCTs हुए। अच्छा। और उनमें सुरक्षा और तेजी से रिकवरी दोनों के प्रमाण मिले। तो ये नया डेटा था। हाँ, ये तो काफी चर्चा में था। और शायद वो घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब OA वाला अध्ययन भी इसी में आएगा। हाँ, बिल्कुल। जिसमें सिर्फ दवा नहीं बल्कि पूरा आयुर्वेदिक इलाज, खाना पीना, लाइफस्टाइल, योग, पंचकर्म, उसकी तुलना की गई थी पारंपरिक देखभाल से। बिल्कुल सही। वो एक संपूर्ण प्रणाली या होल सिस्टम स्टडी थी। प्राथमिक रिसर्च का बेहतरीन उदाहरण है वो। इसी तरह जैसे नाड़ी तरंगिणी जैसे उपकरण बनाना जो नाड़ी की गति को डिजिटल रूप में मापता है। अच्छा। और फिर ये देखना कि वैद्य की जांच और मशीन की रीडिंग कितनी मेल खाती है, ये भी प्राथमिक रिसर्च है। और वो जेनेटिक्स वाला भी प्रकृति SNP स्टडीज। जी हाँ, प्रकृति SNP अध्ययन जो ये पता लगाते हैं कि ये जो वात, पित्त, कफ प्रकृति है इसका कोई जेनेटिक आधार है या नहीं। ये सब नया ज्ञान पैदा कर रहे हैं। समझ गया। तो प्राथमिक रिसर्च मतलब नया डेटा बनाना। फिर द्वितीयक रिसर्च क्या है? जैसे पुरानी रेसिपी बुक पढ़ना। हाँ, कह सकते हैं, काफी हद तक वैसा ही। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी रिसर्च मौजूदा ज्ञान या डेटा को इकट्ठा करता है, उसका विश्लेषण करता है, उसे संश्लेषित करता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस या OA पर जितने भी अध्ययन हुए हैं उनकी एक सिस्टमैटिक रिव्यू करना ताकि पता चले कि भाई कुल मिलाकर नतीजे क्या कह रहे हैं।
आयुष मंत्रालय का जो आयुष रिसर्च पोर्टल है वो भी एक महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत है। एक तरह से आयुर्वेद रिसर्च का इंडेक्स है वो, हाँ, जहां मौजूदा अध्ययनों को आसानी से खोजा जा सकता है। और वो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL, उसका जिक्र भी अक्सर आता है। जी, TKDL बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, नुस्खे हैं, उनको डिजिटल रूप में दर्ज करती है। इसका एक बड़ा मकसद है बायोपायरेसी रोकना, मतलब कोई विदेशी कंपनी हमारे पारंपरिक ज्ञान को अपना बताकर पेटेंट न करा ले। हाँ, ये बहुत जरूरी है। TKDL ये दिखाता है कि ये ज्ञान तो पहले से मौजूद है, जिसे प्रायर आर्ट कहते हैं। तो ये भी मौजूदा ज्ञान का एक तरह से संकलन और संरक्षण है, इसलिए इसे द्वितीयक स्रोत कह सकते हैं। बहुत स्पष्ट हुआ। तो नया ज्ञान बनाना प्राथमिक और मौजूदा ज्ञान को समझना और व्यवस्थित करना द्वितीयक। चलिए अब अगले वर्गीकरण पर चलते हैं, बुनियादी, अनुप्रयुक्त और ट्रांसलेशनल रिसर्च। जी, बेसिक, अप्लाइड और ट्रांसलेशनल। आयुर्वेद में ये कैसे फिट होते हैं? देखिए, बुनियादी या बेसिक रिसर्च मौलिक सिद्धांतों की खोज करती है, फंडामेंटल्स। अच्छा, जैसे किसी आयुर्वेदिक दवा में कौन कौन से सक्रिय तत्व हैं, उसकी फार्माकोग्नोसी क्या है, या फिर प्रकृति ओमिक्स, जिसमें जिनोमिक्स, मेटाबॉलिक्स वगैरह का अध्ययन करके ये समझा जाता है कि वात, पित्त, कफ का मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या आधार हो सकता है। ये ज्ञान तुरंत इस्तेमाल के लिए नहीं होता, ये समझ बढ़ाने के लिए होता है। यानी ये विज्ञान की नींव रखने जैसा है। तो फिर अनुप्रयुक्त मतलब अप्लाइड रिसर्च क्या उस नींव पर इमारत बनाने जैसा है? बिल्कुल। अनुप्रयुक्त रिसर्च ज्ञान को व्यवहारिक उपयोग मतलब प्रैक्टिकल यूज के करीब लाता है। जैसे आयुर्वेद के जो निदान है, डायग्नोसिस है, उनको कोड देना। इसके लिए नमस्ते रुग्णता कोड और ICD-11 का जो पारंपरिक चिकित्सा TM चैप्टर है वो विकसित किया गया है। अच्छा, ICD-11 में भी? जी हाँ, ICD-11 TM चैप्टर। इससे होता ही है कि सभी डॉक्टर और अस्पताल एक ही भाषा में निदान दर्ज कर सकते हैं। फिर डेटा का विश्लेषण करना, उसे शेयर करना आसान हो जाता है। ये सीधे उपयोग की चीज़ है। और ट्रांसलेशनल रिसर्च फिर इन दोनों के बीच का पुल है, मतलब लैब से क्लिनिक तक, मरीज तक। सटीक। ट्रांसलेशनल रिसर्च का काम ही यही है, बुनियादी खोजों को लेना और उन्हें क्लिनिकल प्रैक्टिस तक पहुंचाना। इसका कोई उदाहरण? AYUS64 का सफर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पहले दवा बनी, मान लीजिए बेसिक या अप्लाइड स्टेज पर, फिर उसकी तकनीक कंपनियों को दी गई, फिर बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल हुए, ये ट्रांसलेशनल स्टेज है, और आखिरकार उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल किया गया। यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि आयुर्वेद के अपने ज्ञान प्राप्त करने के तरीके हैं जिन्हें प्रमाण कहते हैं। जी, प्रमाण। जैसे आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। क्या इनका आज की मॉडर्न रिसर्च से कोई संबंध है? हाँ, और ये कनेक्शन बहुत सुंदर है। ये दिखाता है कि वैज्ञानिक सोच की जड़ें आयुर्वेद में कितनी गहरी हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन काफी हद तक अवलोकन या ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जैसा है। हाँ। अनुमान प्रमाण यानी इन्फरेंस या तर्क, वो विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल रिसर्च के तर्क से जुड़ता है। और जो युक्ति प्रमाण है, मतलब अलग अलग जानकारियों को, फैक्टर्स को जोड़कर एक लॉजिकल व्यवहारिक समाधान निकालना, वो सीधे सीधे ट्रांसलेशनल रिसर्च की सोच से मेल खाता है। अच्छा। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे सही संदर्भ में सही तरीके से इस्तेमाल करना है। युक्ति लगाना, ये वाकई अद्भुत है। मतलब हजारों साल पुरानी सोच आज भी कितनी प्रासंगिक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव, और मिश्रित विधियां यानी मिक्स्ड मेथड्स, ये क्या है? मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च तो जैसा नाम से ही जाहिर है, संख्याओं और आंकड़ों से जुड़ी हैं, नंबर्स, डेटा। जैसे RCT में कितने मरीज ठीक हुए, उनका दर्द का स्कोर कितना कम हुआ, लैब रिपोर्ट में क्या बदलाव आया, ये सब नापा जा सकता है। हाँ। या जैसे वो नाड़ी परीक्षा के उपकरण है, वो कितने भरोसेमंद है, ये भी मात्रात्मक रूप से मापा जाता है, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी वगैरह। समझ गया। और गुणात्मक रिसर्च, क्या ये अनुभवों और कहानियों से जुड़ी है? बिल्कुल। गुणात्मक या क्वालिटेटिव रिसर्च क्यों और कैसे को समझने की कोशिश करती है। ये अनुभवों, विचारों, अर्थों पर केंद्रित होती है। अच्छा। जैसे पंचकर्मा कराने वाले मरीजों के इंटरव्यू लेना कि भाई उनका अनुभव कैसा रहा, उन्हें क्या महसूस हुआ।
या किसी आयुर्वेदिक क्लिनिक में जाकर देखना कि वहाँ काम कैसे होता है, मरीज और वैद्य के बीच क्या बातचीत होती है, इसे नृवंश विज्ञान या एथनोग्राफी कहते हैं। इससे पता चलता है कि लोग इलाज को कैसे स्वीकार करते हैं, क्या बाधाएं आती हैं, वगैरह। तो एक नंबर्स पर जोर देता है, दूसरा अनुभवों पर, और मिश्रित विधियां यानी दोनों का मेल। हाँ, मिक्स्ड मेथड्स में दोनों का संतुलन बनाते हैं, दोनों के फायदों को इस्तेमाल करते हैं। कोई उदाहरण इसका? मान लीजिए आप प्रकृति यानी वात, पित्त, कफ का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप प्रश्नावली से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, ये मात्रात्मक हुआ। और साथ ही वैद्यों के इंटरव्यू भी ले सकते हैं कि वे प्रकृति का निदान कैसे करते हैं, उनकी क्या सोच है, ये गुणात्मक हुआ। अच्छा। या किसी नए शिक्षण उपकरण जैसे आयुर्सिम का मूल्यांकन करते समय आप देख सकते हैं कि छात्रों के स्कोर कितने सुधरे, ये क्वांटिटेटिव। और साथ ही उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें सीखने में कैसा लगा, अनुभव कैसा रहा, ये क्वालिटेटिव। तो मतलब रिसर्चर को अपने सवाल के हिसाब से सही तरीका चुनना होता है। कभी संख्याएं जरूरी, कभी कहानियां और कभी कभी दोनों। बिल्कुल सही। अच्छा, अगला जोड़ा है पर्यवेक्षणीय यानी ऑब्जर्वेशनल बनाम अंतःक्षेपीय यानी इंटरवेंशनल। इसे ऐसे समझें, पर्यवेक्षणीय रिसर्च में आप सिर्फ देखते हैं, दखल नहीं देते। अच्छा, सिर्फ ऑब्जर्व करना। हाँ, जैसे आप उन लोगों के समूह का सालों तक अध्ययन करते हैं जो रोज च्यवनप्राश खाते हैं। ये रसायन सेवन हुआ और देखते हैं कि उनके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता मतलब HRQOL पर क्या असर पड़ता है। या पंचकर्म के बाद लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक नजर रखना, शायद वेयरेबल डिवाइसेस जैसे फिटनेस बैंड और लैब टेस्ट की मदद से। आप सिर्फ देख रहे हैं, जैसे चिड़ियाघर में जानवरों को दूर से देखना। और अंतःक्षेपणीय इंटरवेंशनल मतलब आप कुछ करते हैं। हाँ, अंतःक्षेपणीय रिसर्च में आप हस्तक्षेप करते हैं, मतलब किसी इलाज या प्रक्रिया का परीक्षण करते हैं। अच्छा, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। जी। जैसे किसी आयुर्वेदिक दवा, मान लीजिए कोई पॉलीहर्बल फॉर्मूला है, उसका ट्रायल करना, या पूरे पंचकर्म पैकेज का असर देखना, या किसी खास तरह के आहार और जीवन शैली मतलब आहार विहार का प्रभाव जांचना। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि अक्सर इनकी तुलना मानक देखभाल यानी स्टैंडर्ड केयर से की जाती है। जी। और नैतिकता का ध्यान रखते हुए इन्हें या तो स्टैंडर्ड केयर के साथ एड ऑन के रूप में दिया जाता है, अच्छा, या फिर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये स्टैंडर्ड केयर से कमतर नहीं है। उसे नॉन इन्फीरियॉरिटी डिजाइन कहते हैं। समझ गया। और हमारा आखिरी वर्गीकरण है वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव बनाम विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल। वर्णनात्मक रिसर्च सिर्फ क्या है का वर्णन करती है, डॉक्यूमेंट करती है। जैसे किसी एक मरीज की अनोखी केस रिपोर्ट लिखना या कुछ मिलते जुलते मामलों की केस सीरीज तैयार करना। आयुकारे मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का जो आयुकारे प्लेटफॉर्म है, हाँ, सुना है उसके बारे में। वो खास तौर पर ऐसी केस रिपोर्ट्स के लिए ही है। ये शुरुआती रिसर्च के लिए अच्छा है, खासकर किसी दुर्लभ बीमारी या इलाज के अनोखे नतीजे को दर्ज करने के लिए पहला कदम कह सकते हैं। और विश्लेषणात्मक रिसर्च फिर क्यों का जवाब ढूंढती है। बिल्कुल, एनालिटिकल रिसर्च परिकल्पनाओं मतलब हाइपोथेसिस का परीक्षण करती है, कारणों का पता लगाने की कोशिश करती है। इसका उदाहरण जैसे ये देखना कि क्या रस धातु, दृष्टि, ये एक आयुर्वेदिक अवधारणा है, और दिल की बीमारी CVD के जो रिस्क मार्कर्स है उनके बीच कोई संबंध है। अच्छा, इसके लिए केस कंट्रोल स्टडी या और जटिल सांख्यिकीय मॉडल्स जैसे मल्टीवेरिएबल मॉडल्स का इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ हम सिर्फ वर्णन नहीं कर रहे, बल्कि संबंधों और कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने रिसर्च के इन 5 प्रमुख आयामों को समझा, लेकिन ये रिसर्च हवा में तो नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे करने के लिए सही नीतियां और बुनियादी ढांचा भी चाहिए। यहाँ WHO और भारत सरकार की क्या भूमिका है? पूर्ण है। कुछ प्रमुख चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, पहला, WHO के बेंचमार्क्स हैं 2022 के। ठीक है। ये आयुर्वेद के प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए न्यूनतम सुरक्षा और गुणवत्ता मानक तय करते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स। ठीक है। दूसरा, गुजरात घोषणा है 2023 की। इसमें बेहतर साक्ष्य जुटाने, ICD-11 कोडिंग अपनाने और AI जैसे डिजिटल नवाचारों पर जोर दिया गया। अच्छा। तीसरा, जामनगर में WHO का जो वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र खुला है, GTMC,
ये डेटा, साक्ष्य और नवाचार का एक ग्लोबल हब बन रहा है। ये वैश्विक सहयोग के लिए बहुत अहम होगा। और चौथा, ICD-11 का पारंपरिक चिकित्सा यानी TM अध्याय। ये बहुत जरूरी है। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि ये दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा की जो स्थितियां हैं, जो इलाज है, उनको एक मानकीकृत कोड देने की अनुमति देता है, स्टैंडर्ड कोड। इससे डेटा तुलनीय बनता है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये कोड इलाज की प्रभावशीलता साबित नहीं करता, लेकिन ये डेटा को वैश्विक स्तर पर दृश्यता देता है, विजिबिलिटी देता है। और भारत का अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, बिल्कुल, उसका भी इसमें बड़ा योगदान है। हाँ, इंडिया स्टैक यहाँ एक बड़ी छलांग है। एक डिजिटल बुनियाद समझिए इसे। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है, पहला, आयुष ग्रिड। ये आयुष मंत्रालय का राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा है। यहाँ रिसर्च डेटा जैसे इलेक्ट्रॉनिक केस रिपोर्ट फॉर्म या ECRFs सुरक्षित रूप से दर्ज और मैनेज किए जा सकते हैं। अच्छा, एक सेंट्रलाइज सिस्टम जैसा? हाँ, एक तरह से स्वास्थ्य डेटा के लिए नेशनल हाईवे समझिए। फिर है ABDM यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ABHA, ID वाला? जी वही। ये हर नागरिक को एक हेल्थ ID, ABHID देता है, इलेक्ट्रॉनिक सहमति मतलब E-कंसेंट की सुविधा देता है और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से साझा करने का एक मंच देता है। ये नागरिकों के लिए एक सुरक्षित हेल्थ लॉकर और पहचान पत्र की तरह है। और तीसरा, नमस्ते रुग्णता और शब्दावली। ये आयुर्वेद के निदानों और शब्दों का मानकीकरण करती है ताकि पूरे देश में रिसर्च और प्रैक्टिस में एकरूपता आए। ये आयुर्वेद की अपनी खास डिक्शनरी है एक तरह से। अच्छा। इनके अलावा राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP 2017 पॉलिसी गाइडेंस और फंडिंग के रास्ते दिखाते हैं, और आयुष रिसर्च पोर्टल व JRA-SAIU जैसे जर्नल्स रिसर्च को पब्लिश करने और दूसरों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ये सब जानना तो किसी भी रिसर्चर के लिए, खासकर जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए, बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्या आप इसे और सरल बनाने के लिए कोई व्यावहारिक उदाहरण या टेम्पलेट दे सकते हैं? मान लीजिए कोई छात्र है, वो घुटने के OA पर रिसर्च करना चाहता है। जरूर। मान लीजिए वो वात कफ पक्लती वाले घुटने के OA पर एक व्यावहारिक RCT मतलब प्रैग्मेटिक RCT करना चाहता है, तो उसका डिजाइन कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ, पहला, निदान के लिए नमस्ते कोड और ICD-11 TM कोड दोनों का उपयोग करें। ठीक है। दूसरा, मरीजों से ABHA ID के जरिए इलेक्ट्रॉनिक सहमति लें, E-कंसेंट। तीसरा, डेटा संग्रह के लिए आयुष ग्रिड के ECRF में डेटा डालें और ABDM के साथ जोड़ने के लिए APIs का उपयोग करें। अच्छा। और चौथा, परिणाम मापें, जैसे दर्द के लिए WOMAC स्कोर और कार्यक्षमता के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट। इनको 6, 12, 24 हफ्तों पर मापें। ये एक उदाहरण हुआ। ये तो हुआ प्राइमरी इंटरवेंशनल क्वांटिटेटिव स्टडी का। जी। और अगर कोई सिर्फ अवलोकन करना चाहे बिना किसी हस्तक्षेप के, तो वो मान लीजिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, जिसमें डायबिटीज, हाई BP वगैरह आते हैं, पंचकर्म के असर पर एक संभावित कोहोर्ट अध्ययन कर सकता है, प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। अच्छा। और ये मिक्स्ड मेथड का भी हो सकता है, जैसे प्रकृति के लिए जेनेटिक टेस्ट SNP पैनल करवा लें, डिवाइस से HRV हृदय गति, परिवर्तनशीलता और गतिविधि ट्रैक करें। ये मात्रात्मक हुआ। और साथ ही आहार विहार के पालन पर मरीजों के इंटरव्यू लें, ये गुणात्मक हो गया। ये वाकई रिसर्च को जमीन पर उतारने में मदद करेगा। अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। आपने विजन 2030 और 2047 का जिक्र किया था, ये क्या है? देखिए, विजन 2030 का लक्ष्य है कि भारत के हर आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल में NAM-SET कोड वाली डिजिटल रजिस्ट्री हो, जो आयुष ग्रिड को डेटा भेजती हो। अच्छा। कम से कम 10 बड़े मल्टी सेंटर वाले संपूर्ण प्रणाली RCT हों, जिनके नतीजे ICD-11 TM कोड के साथ रिपोर्ट किए जाएं, और मरीजों के पास फॉलोअप के लिए ABH लिंक्ड ऐप हों। ये 2030 तक। और 2047 तक, यानी आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक, 2047 तक की कल्पना है कि WHO GMTC के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद डेटा पर सहयोग हो। एक ऐसा सिस्टम बने जहां डेटा अपनी जगह पे रहते हुए भी विश्लेषण के लिए उपलब्ध हो। इसे फेडरेटेड एनालिटिक्स कहते हैं। अच्छा, डेटा शेयर किया हुआ एनालिसिस। हाँ, प्राइवेसी बनाए रखते हुए। इससे AI आधारित रिसर्च संभव हो सकेगी और हमारी पारंपरिक दवाओं की जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह पारदर्शी हो, नैतिक रूप से सोर्स की गई हो और TKDL द्वारा सुरक्षित बौद्धिक संपदा
मतलब आईपी के साथ हो। इस भविष्य को हकीकत बनाने में तकनीकी की क्या भूमिका होगी? आपने 11 तकनीकी स्तंभों की बात की थी। क्या कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि ये आयुर्वेद में कैसे लागू हो सकते हैं? हाँ, ये 11 तकनीकी स्तंभ हमें ठोस उत्पाद या सेवाएं बनाने की दिशा दिखा सकते हैं। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स, MVPs। अच्छा, कुछ उदाहरण? जैसे डिजिटल स्वास्थ्य में एक आयु रजिस्ट्री ऐप जो पंचकर्म, OA या RA के मरीजों का डेटा नमस्ते और ICD-11 कोड के साथ ABHA लॉगिन से दर्ज करे। AI और डेटा में एक प्रकृति AI क्लासिफायर ऐप जो AI की मदद से प्रकृति का अनुमान लगाए और ये भी बताए कि वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचा। एक्सप्लेनेबल AI। दिलचस्प। बायोटेक जीनोमिक्स में रसायनोमिक्स लैब पैनल जो किसी रसायन औषधि लेने से पहले और बाद में शरीर में मॉलिक्यूलर लेवल पर हुए बदलावों को मापे। अच्छा। रोबोटिक्स मैकेट्रॉनिक्स में शिरोधारा मैकेट्रॉनिक्स एक ऐसी डिवाइस जो शिरोधारा के तेल के तापमान और प्रवाह को अपने आप नियंत्रित करे। प्रिसाइज और कंसिस्टेंट। वाह। इमर्सिव टेक VR/AR में आयुर्सिम वर्चुअल रोगी छात्रों को निदान और चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए वर्चुअल रियलिटी आधारित सिमुलेशन। सीखने के लिए बहुत अच्छा है। मटेरियल साइंस नैनोटेक में भस्म नैनो कैरेक्टराइजेशन किट भस्मों के नैनो कणों की गुणवत्ता जांचने के लिए एक आसान किट, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं कि कैसे नई तकनीक आयुर्वेद को आगे ले जा सकती है। जी बिल्कुल। ये तो सच में एक भविष्य की एक रोमांचक तस्वीर पेश करता है। जो छात्र या युवा शोधकर्ता भी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ शुरुआती अध्ययन डिजाइन क्या हो सकते हैं? कहाँ से शुरू करें वो? वे कई चीजें कर सकते हैं, जैसे घुटने के OA पर एक मल्टी सेंटर संपूर्ण प्रणाली RCT शुरू कर सकते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक उपचार, पारंपरिक देखभाल और दोनों के मिले जुले रूप की तुलना हो। ठीक है। या मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर पंचकर्म के असर को देखने के लिए 12 महीने का कोहोर्ट अध्ययन शुरू कर सकते हैं। नाड़ी परीक्षा उपकरणों की सटीकता जांचने का अध्ययन, मतलब डिवाइस वैलिडेशन, ये भी एक अच्छा विकल्प है। और सेकेंडरी रिसर्च? हाँ बिल्कुल। किसी खास बीमारी जैसे मान लीजिए RA में पंचकर्म के उपयोग पर मौजूदा अध्ययनों की एक व्यवस्थित समीक्षा, मतलब सिस्टमैटिक रिव्यू शुरू कर सकते हैं। तो ऑप्शंस काफी हैं। और ये सब जानना और इन नए तरीकों जैसे ICD-11, नमस्ते, आयुष ग्रिड का उपयोग करना उनके लिए क्यों जरूरी है? कई फायदे हैं। पहला, ICD-11 और नमस्ते कोड का उपयोग करके वे एक वैश्विक भाषा में बात कर रहे होते हैं। ग्लोबल लैंग्वेज। जी, जिससे उनकी रिसर्च दुनिया भर में पहचानी और समझी जा सकती है। दूसरा, WHO बेंचमार्क का पालन करने से उनकी रिसर्च की गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ती है, जो फंडिंग एजेंसियों और जर्नल्स के लिए जरूरी है। हाँ, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल। तीसरा, राष्ट्रीय योजनाओं जैसे नम और आयुष ग्रिड से जुड़ने और ABDM का उपयोग करने से उन्हें बड़े पैमाने पर रिसर्च करने और फंड प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। स्केल अप करने में आसानी। जी। चौथा, प्रकाशन के लिए भी एक सीढ़ी है। पहले आयु कार्य पर केस रिपोर्ट प्रकाशित करें, फिर जैसे जैसे काम बढ़े JRAS से वायु जैसे स्थापित जर्नल्स में जाएं। क्या आप उनके लिए एक फटाफट 90 दिन की स्प्रिंट चेकलिस्ट दे सकते हैं ताकि वो तुरंत काम शुरू कर सकें? हाँ बिल्कुल। एक 90 दिन की योजना कुछ ऐसी हो सकती है। बताइए। पहला महीना, दिन 1 से 30 एक विषय चुनें, जैसे घुटने का OA या मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उसके लिए नमस्ते कोड और ICD-11 कोड तय करें। रिसर्च के मुख्य परिणाम बिंदु, मतलब एंड पॉइंट्स, परिभाषित करें, जैसे दर्द स्कोर, लैब टेस्ट। ठीक है। पहला महीना फोकस और प्लानिंग। जी। दूसरा महीना, दिन 31 से 60 अपने अध्ययन का प्रोटोकॉल लिखें और उसे क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में पंजीकृत करें। आयुष ग्रिड पर इलेक्ट्रॉनिक केस रिपोर्ट फॉर्म ECRF का ड्राफ्ट बनाएं। आभा के जरिए इलेक्ट्रॉनिक सहमति लेने की प्रक्रिया सेट करें। दूसरा महीना सेटअप और रजिस्ट्रेशन। हाँ। और तीसरा महीना, दिन 61 से 90 अपने विषय पर आयुष रिसर्च पोर्टल का उपयोग करके मौजूदा साहित्य की समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू शुरू करें और उसे नियमित रूप से, मान लीजिए मासिक, अपडेट करते रहें। इसे लिविंग रिव्यू कहते हैं। अच्छा, लिविंग रिव्यू, ताकि अपडेटेड रहें। जी, ये एक ठोस शुरुआत देगा। बहुत ही व्यवहारिक सलाह।
तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने समझा कि आयुर्वेद में रिसर्च कितने अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। प्राथमिक से द्वितीयक, बुनियादी से ट्रांसलेशनल, गुणात्मक से मात्रात्मक और भी बहुत कुछ। जी। हमने देखा कि कैसे ये आधुनिक तरीके आयुर्वेद के सदियों पुराने लक्ष्य स्वास्थ्य की रक्षा और रोग का निवारण को पाने में मदद कर सकते हैं। और जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा यानी तर्क संगत संश्लेषण पर आधारित चिकित्सा ही सफल होती है। और हमने ये भी रेखांकित किया कि इस युक्ति को आज के दौर में सफल बनाने के लिए WHO के मानकों ICD-11 TM कोडिंग, भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आयुष ग्रिड ABDM, नमस्ते, पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा यानी TKDL और सही प्रकाशन माध्यमों अयुकारे JRAC AU से जुड़ना कितना जरूरी है। भविष्य का विजन 2030 और 2047 और तकनीकी संभावनाएं हमें रास्ता दिखाती हैं। मूल मंत्र है छोटा शुरू करें, निदानों को कोट करें, नैतिकता का पालन करें, परिणामों को मापें और लगातार सुधार करते हुए प्रकाशित करें। और अंत में एक विचार सबके मन में छोड़ने के लिए, क्या आयुर्वेद की पारंपरिक युक्ति जो तर्कसंगत संश्लेषण है, उसको जब हम आधुनिक AI और बड़े डेटा विश्लेषण के साथ मिलाएंगे तो क्या हम व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में ऐसी गहरी समझ हासिल कर पाएंगे जो शायद अकेले किसी भी तरीके से संभव ना हो? क्या ये मेल, ये सिंथेसिस खुद साक्ष्य या एविडेंस की परिभाषा को ही बदल देगा? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है जो हमें भविष्य की ओर देखने के लिए और काम करने के लिए प्रेरित करता है। आयुर्वेद के उसी मूल उद्देश्य को याद करते हुए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, उम्मीद है कि ज्ञान और तकनीक का ये संगम इस लक्ष्य को पाने में हमारी मदद करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।